हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 23। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ अदर ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे एज वेल एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आगे आने के चांसेस है। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सेशन ही कुछ ऐसे करने वाले हैं कि आपके आने वाले जो एसएससी, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन है उसमें आपके क्वेश्चंस इसी सेशंस में से कॉमन बनेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ एंड जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following was the first recipient of पद्म विभूषण? पद्म विभूषण रिसीव करने वाले फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे फॉलोइंग ऑप्शंस में से? करेक्ट आंसर इज सत्येंद्र नाथ बोस। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, सत्येंद्र नाथ बोस, एंड ब्रिटिश इंडिया के टाइम के हैं। इसी के साथ करेक्ट आंसर हो गया सत्येंद्र नाथ बोस। एंड हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग अवार्ड्स। हमारे इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, वो है भारत रत्न। एंड भारत रत्न रिसीव करने वाले फर्स्ट रिसिपेंट्स कौन थे? देन सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन। ये थे भारत रत्न रिसीव करने वाले फर्स्ट रिसिपेंट्स। पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, आप लोग याद रखिए। हमारा ये जो भारत रत्न है एज वेल एज द पद्म अवार्ड्स कब इंस्टीट्यूट किया गया था, किस साल में? देन 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। ये चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, जिसमें से है फर्स्ट भारत रत्न, सेकेंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण एंड फोर्थ है पद्मश्री। दिस आर दी 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। प्रिसाइज 2nd of January 1980 टू बी प्रिसाइज 2nd of January 1954 को ये चारों अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए गए थे। इसी के साथ हम पद्म विभूषण के फर्स्ट अवार्डीज़ देख लेते हैं। इट इंक्लूड सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन। किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बाला साहेब गंगाधर खेर, VV कृष्ण मेनन, जिग्मे डोगरी वांगचुक। दिस आर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। देन इंस्टीट्यूटेड इन 1954। जब पद्म विभूषण फर्स्ट दिया गया था, कितने रिसिपेंट्स ने ये अवार्ड रिसीव किया? देन 23, बिकॉज इसके नंबर बहुत ज़्यादा है तो इनके नेम्स नहीं पूछे जाते। जस्ट आप ये न्यूमरल वैल्यू याद रखिए, हो जाएगा आपका काम। देन भारत रत्न इंस्टीट्यूट कब हुआ था? अभी बताया, 2nd of January 1954। एंड भारत रत्न में क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट, मेडल एंड अदर बेनिफिट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत रत्न में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका नेम है सनद, एज वेल एज पद्म अवार्ड्स में भी सनद ही कहा जाता है। उस सर्टिफिकेट को दिया किसके द्वारा जाता है? देन प्रेसिडेंट देते हैं इस अवार्ड को। एंड ये जो मेडल होता है भारत रत्न में वो पीपल लिव के शेप का होता है। मेडलियन के अराउंड में जो भारत रत्न लिखा हुआ होता है सनबर्स्ट को सेंटर करके, उसमें वो जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट। एंड हमारे इंडियन नेशनल एम्ब्लम दैट इज सत्यमेव जयते भी वहाँ पे इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। इसी के साथ जो रिबन है वो वाइट रिबन होता है भारत रत्न में। रिबन के कलर्स याद रखिए, पद्म अवार्ड्स में भी डिफरेंट कलर्स है। इसी के साथ जैसे कि पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण है हमारा पिंक कलर का रिबन। आपको यहीं पे कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब इंस्टीट्यूट किया गया था देन पद्म अवार्ड्स वेर क्लासिफाइड एज पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग, लेटर रिनेम्ड एज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। देन इसी के साथ मॉनेटरी ग्रांट कोई नहीं होता है पद्म अवार्ड्स में एज वेल एज भारत रत्न में, ये भी याद रखिए। एंड पीपल लिव था कहाँ पे? भारत रत्न में, वेर एज पद्म अवार्ड्स में लोटस फ्लावर होता है। The impression of the body of a dead insect on hardened mud is an example of a dash. Hardened mud में जब impression होता है किसी बॉडी का, किसी भी डेड इंसेक्ट का या तो फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे क्या कहा जाता है? देन इट इज़ नोन एज फॉसिल। करेक्ट आंसर इज फॉसिल। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो बन जाते हैं हार्ड टाइप का बॉडी का इंप्रेशन, उसे कहा जाता है फॉसिल्स। एंड इसी के साथ अदर ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। मीनिंग क्या है? सेडिमेंट का मीनिंग क्या है? देन
देन जो रॉक्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, जो बेसिकली आपके कंकर होते हैं, वो सब जब स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होके पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को सेडिमेंट्स कहा जाता है, जो रिवर्स के साथ डिपॉजिट होके आते हैं। एंड उससे कौन सा रॉक फॉर्म होता है? सेडिमेंट से, देन सेडिमेंट्री रॉक। उसी के बाद कंपोस्ट क्या होता है? देन जो हमारे वेस्ट्स होते हैं, लाइक जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं, उन वेस्ट से जो एक ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसी को कंपोस्ट कहा जाता है। आर्टिफैक्ट्स जो है वो ह्यूमन मेड थिंग्स है। ह्यूमन मेड थिंग्स इन द पास्ट आर नोन एज आर्टिफैक्ट्स। As of July 2020, who among the following is the Union Minister of Law and Justice in India? ये सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैंने इसी तरीके से मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है रविशंकर प्रसाद। हाउएवर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लोग के लिए होमवर्क है, 2024 में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस री इलेक्ट हुए हैं या तो फिर रिप्लेस किए गए हैं बाय किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो थे वो पहले थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंने आपको हिंट दे दिया रिप्लेस किसने किया है, जो प्रेजेंटली भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में नेम मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड इसी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग मिनिस्टर्स। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स देख लेते हैं इंडिया के। हमारे 15 प्रेसिडेंट कौन है? देन द्रौपदी मुर्मू, शी इज ऑल्सो फर्स्ट ट्राइबल वुमन एज वेल एज सेकेंड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14th वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज करंट वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? देन ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन भी जगदीप धनखड़ ही होंगे। देन जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो पार्लियामेंट्री हेड के अंडर आएंगे। देन प्राइम मिनिस्टर जो है 15 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी ऑल नो दिस इज हिज थर्ड टर्म। जुडिशियल चीफ्स देख लेते हैं इंडिया के। इट इंक्लूड्स 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंट अपॉइंटमेंट है संजीव खन्ना, आप लोग याद रखिए। इन्होंने DY चंद्रचूड़ जो 50th CJI थे उनको रिप्लेस किया। देन अटॉर्नी जनरल, 16th अटॉर्नी जनरल जो है वो है R वेंकटर रमनी। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड किस आर्टिकल में मैंशन है अटॉर्नी जनरल का बाद? देन आर्टिकल नंबर 76। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो इम्पॉर्टेंट पोजिशन है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री हेड्स में इंक्लूड करते हैं डिप्यूटी चेयरमैन कौन है करंटली राज्यसभा के? देन हरिवंश नारायण सिंह, रिसेंट अपॉइंटमेंट है। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के कौन है? देन जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा जो है लीडर ऑफ द हाउस है ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन अलग होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस एक अलग पोजीशन है, ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में से है यही सब। देन लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, वही लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के कौन है? देन राहुल गांधी। एंड लीडर ऑफ हाउस लोकसभा के कौन है? देन नरेंद्र मोदी। दिस आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स एज ऑफ 2025। जो नया हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद, ये मोदी 3.0 के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स है। इसी के साथ हम कुछ की पोर्टफोलियोज जो है वो देख लेते हैं। उसमें इंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट की पोर्टफोलियोज में करंटली डिफेंस मिनिस्टर कौन है? देन राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, दैट इज S जयशंकर, बहुत ही फेमस है। होम मिनिस्टर अमित शाह। हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, ये करंटली हमारे लीडर ऑफ राज्यसभा भी है। देन रोड मिनिस्ट्री कौन है? रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री, ही इज़ नितिन गडकरी। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये MP के प्रीवियस CM रह चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो हमारे पंचायत राज के इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो है राजीव रंजन सिंह। यही सब इम्पॉर्टेंट है। MSME के मिनिस्टर पूछे जाते हैं कभी कभार, जितन राम मांझी। इन सब के नेम्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अलग भी है लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर हम आज इतने तक ही मिनिस्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अलग से अलग मिनिस्टर्स को देख लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉलर्स वॉज नॉट अ गोल कीपर? ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हाउएवर हम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज नॉट अ गोल कीपर पूछा है। हमें फुटबॉलर्स के नेम तो याद रहेंगे बट कौन गोल कीपर था कौन नहीं था, ये जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स
के पर्सन होंगे, लाइक स्पोर्ट्स जिसका फेवरेट होगा उन्हीं को याद रहेगा। हाउएवर जनरली स्टूडेंट्स को इतना सब याद नहीं रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप एक ही चीज़ कीजिए, स्किप के बटन को दबा दीजिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विदेश बोस। विदेश बोस वॉज नॉट एन इंडियन गोलकीपर, फुटबॉलर थे बट गोलकीपर नहीं थे, बाकी ये तीनों गोलकीपर्स रहे हैं। इसी का करेक्ट आंसर है विदेश बोस। Who among the following was the last ruler of the Lodi dynasty of Delhi? लोधी डायनेस्टी जो थी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी भी थी, एंड इसी लास्ट दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? देन करेक्ट आंसर इज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर के साथ जब बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया एंड वहीं पे इनका डेथ हो गया, एंड इसी के साथ इंडिया में मुगल रूल स्टार्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोधी डायनेस्टी के कुछ देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ये अफगान ओरिजिन के थे एंड फर्स्ट अफगान रूलर्स थे ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ओरिजिन कभी कभार पूछा जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। लास्टेड फ्रॉम 1451 टू 1526 एंड फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी था ऑफ दिल्ली सल्तनत। डायनेस्टी इस डायनेस्टी दैट इज लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बहलुल खान लोधी, जिन्होंने रिप्लेस किया था सैयद डायनेस्टी के अलाउद्दीन आलम शाह को इन 1451 एंड लास्टेड टिल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। लोधीस के टाइम पे एक कॉइन्स इशू होते थे, बहलुली कॉइन्स। किसके टाइम पे इश्यूज होते थे? देन लोधी डायनेस्टी, ये आप लोग याद रखिए। देन लोधी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कौन थे? सिकंदर लोधी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है, जैसे कि इन्होंने आगरा सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, करेंटली प्रेजेंट यूपी में है आगरा, वहाँ उस आगरा सिटी को फाउंड किया था इन द ईयर 1504 एंड इन्होंने एक मेजरमेंट यार्डस्टिक इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने री इम्पोज किया था जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। कुछ इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चंस को डिफिकल्ट किया जाता है तब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, ऑलरेडी मैंने बताया, जिसको हराने के बाद इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर लेड टू द इंट्रोडक्शन of Mughal rule in India. What is the steam point on the Fahrenheit scale? Steam point या फिर boiling point कौन सा है Fahrenheit scale में? Then it is 212 डिग्री Fahrenheit. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 212 डिग्री Fahrenheit. वही अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें then it is 100 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर हम केल्विन स्केल में देखें then it is 373 केल्विन। ये है हमारे जो स्टीम पॉइंट्स हैं इन डिफरेंट स्केल्स। एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टीम पॉइंट क्या होता है? जिसमें वाटर बॉयल होता है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 केल्विन इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। एंड स्टीम पॉइंट जो होता है वो अपर फिक्स पॉइंट होता है, ये किसी भी टेम्परेचर नापने वाले स्केल का। देन आइस पॉइंट कौन सा है फ़ारेनहाइट स्केल में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर हम सेल्सियस स्केल का बात करें 0 डिग्री सेल्सियस इज़ दी आइस पॉइंट इन सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल में कितना होता है आइस पॉइंट? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वाटर के आपके आइस पॉइंट के साथ रिगार्डिंग है, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस में हमारे वाटर का डेंसिटी सबसे लोएस्ट होता है, एंड इसी को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। हालांकि 4 डिग्री के बाद वाटर डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, बट ये डिक्रीज़ होता है, सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। एंड कन्वर्शन फार्मूला फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप देख सकते हैं। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस है उसको 32 के साथ ऐड करने से हमारा फ़ारेनहाइट निकल जाता है। इस तरीके से कभी कभार फार्मूलाज पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं। As of July 2020, how many fundamental duties are meant for a citizen ऑफ इंडिया? ये देखिए, ये क्वेश्चन जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस तरीके से। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बट 2020 मेंशन किया। 2020 क्या, 2002 से लेके आज तक 11 ही फंडामेंटल राइट्स रहे हैं। 2025 के अकॉर्डिंग भी अगर आपको पूछे देन इट विल बी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट्स बोल दिया मैंने गलती से, ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे? देन USSR जो प्रेजेंट डे रशिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से
फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऑन दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तब 10 आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। 86th अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, तब एक और इंट्रोड्यूस किया एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो देख लेते हैं, कौन से आर्टिकल में आता है। देन आर्टिकल 51A पार्ट 4A में आता है एंड जनवरी 6 जो है उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे मनाया जाता है इन इंडिया। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपको कभी कभार क्रोनोलॉजिकल वाइज पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको हल्के में मत लीजिए। आजकल क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने की वजह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उसमें से एक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सब क्लोसेस। ये आर्टिकल 51A के सब क्लोज ए होगा, 1 2 3 4 मैंशन है, ए बी इस तरीके से होगा। तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा 51A के सब क्लोज ए में कौन सा आर्टिकल मैंशन है, तो फिर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारा कौन सा है। देन इट विल बी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं, इससे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा। Who among the following is the author of the book Waiting for the Mahatma? Waiting for the Mahatma is an important book written by R.K. नारायण। R.K. नारायण बहुत फेमस ऑथर है, इनके बुक्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगी R.K. नारायण का, एज वेल एज अदर जो ऑप्शंस में ऑथर्स थे उनका। R.K. नारायण के इंपॉर्टेंट बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मालगुडी डेज, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। मालगुडी डेज, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द डार्क रूम, मालगुडी का, आदमखोर, द पेंटर ऑफ साइंस, वेटिंग फॉर द महात्मा, टॉकेटिव मैन, अ टाइगर फॉर मालगुडी। ये सभी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है। हालांकि और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, बट इन बुक्स को आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपके R.K. नारायण से एक क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं 90%। देन अनीता देसाई, शी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। अनीता देसाई के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूड करते हैं फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर डे ऑफ लाइट। फायर ऑन द माउंटेन मैंने 2 बार मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट बुक है क्लियर डे ऑफ लाइट, फायर ऑन द माउंटेन। देन बगम गार्टनर्स बॉम्बे, द क्राई, The Peacock, The Zigzag Way, Voices in the City, important book again, Bye Bye Blackbird, then The Village by the Sea, it is also important पूछा गया है। Fasting Feasting, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग अनीता देसाई के इन बुक्स को इंपॉर्टेंट है याद रखिए। श्रीलाल शुक्ला के ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक तो नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है राग दरबारी, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एंड गोपीनाथ बोरदोलोई जो है इनसे अनासक्ति योग ये सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने ये जो श्री मचंद्रा, देन हजरत मोहम्मद, बुद्धदेव, ये सब बुक्स इन्होंने जेल में रहते हुए लिखे थे, बिकॉज ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। Which of the following does not figure among the main objective of self help group in India? self help group का main objective कौन सा नहीं है following options में से? Then to provide loans with collateral is the main objective of MFIs, that is microfinance institution. It is not an objective of self help group. तो correct answer इस question का हो गया to provide loans with collateral. Then self help group के कुछ important points हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले self help group को introduce किसने किया था? ये concept दिया गया था by बांग्लादेश के एक important नोबेल प्राइज़ विनर, दैट इज़ मोहम्मद यूनुस। इनका नेम तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। करेंटली इन्होंने बांग्लादेश में गवर्नमेंट फॉर्म किया है आफ्टर रिजाइनिंग ऑफ शेख हसीना, दैट इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिन्होंने फ्ली कर लिया था इंडिया में एंड उनको इंडिया में रखा गया। उसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पे आपका क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया। एंड बांग्लादेश का सिचुएशन अभी सिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे, आप लोग याद रखिए। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1970s में इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट इन 2006। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनके डेट्स इंपॉर्टेंट है, मेंशन आपको कर दिया मैंने, याद रखिए आप लोग, बस आपका याद करने का काम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में कब स्प्रेड हुआ था ये मूवमेंट? 1991 में, एंड 1992 में नाबार्ड ने टेक ओवर कर दिया कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल एज वेल एज अदर हेल्प चाहिए वो नाबार्ड करेंगे। दैट इज़ रेगुलेशन कौन करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन इंडिया? द नाबार्ड रेगुलेट्स। एज ऑफ 1992 में ये डिसीजन नाबार्ड ने लिया था। एज पर
Consumer Protection Act 1986, a complaint can be filed in the District Consumer Redressal Forum if the value of the claim is up to। देखिए Consumer Protection Act 1986 है, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, Consumer Protection Act 2019 भी है, बट अकॉर्डिंग टू 1986 डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, देन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जब होते हैं तो उसको रिड्रेस करने के लिए, वो उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए फॉरम्स होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड सेंट्रल लेवल का एक फोरम होता है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक का क्लेम होने से डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम लोग अपील कर सकते हैं, देन अप टू 20 लाख वी विल अपील टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, एंड उससे अगर ऊपर होगा तो हम स्टेट फोरम में जाएंगे, एंड उससे ऊपर होने से हम लोग सेंट्रल लेवल वाले में जाएंगे। इसी के साथ हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेंट फॉर। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इजी एंड फास्ट कंपेंसेशन देता है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को, एंड सेफगार्ड करता है कंज्यूमर के राइट्स को बाय अलाउइंग देम टू स्पीक अगेंस्ट इनसफिशिएंसी एंड फ्लोस इन गुड्स एंड सर्विसेज। 2019 में भी पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग 3 tier क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म, दैट इज 3 फॉरम्स दिए गए टू रिजॉल्व द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। दिस 3 आर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, एंड 1986 के अकॉर्डिंग 3 फॉरम्स थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। ये जो 3 फॉरम्स है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम, उनमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप टू 20 लाख के कंप्लेंट्स अगर हो तो आप देख सकते हैं, 20 लाख से ऊपर जब होगा अप टू ₹1 crore, देन ही विल गो टू दी स्टेट कमीशन, एंड 1 crore से भी अगर ऊपर का कोई कंप्लेंट है देन दे शुड गो टू द नेशनल कमीशन। एंड अपील्स अगर रहे जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट रहे, जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दे दिया है उससे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो वो स्टेट फोरम में जा सकते हैं, एंड वैसे ही अगर स्टेट फोरम के अपील्स के साथ कस्टमर कंप्लाई ना करे देन वो स्टेट नेशनल फोरम में जा सकते हैं, एंड 1 crore से ऊपर होना पड़ेगा। यही थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर फोरम एक्ट एंड कंज्यूमर फोरम्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के साथ हम कुछ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं कंज्यूमर्स के, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या तो फिर पढ़ाई के पर्पस से, हाउएवर हम एज ए जनरल कस्टमर कुछ भी खरीदने जाए तो हमें अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होने चाहिए। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स कुछ देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, हम सेफ प्रोडक्ट्स लाए, हम अच्छे से अपना चॉइस वहाँ पे कर सके। लाइक आपको एक ही प्रोडक्ट दिया और आपको दुकानी ने बोला कि आप यही बस ले सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सके। देन वी हैव द राइट टू चूज़, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड प्रोडक्ट के डिटेल्स, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमें शॉपकीपर या तो फिर जो भी हमें प्रोवाइड करा रहा है वो कंज्यूमर, वी एज अ कंज्यूमर हमें जो भी प्रोवाइड करा रहा है प्रोडक्ट, वो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, देन हमारे बातें सुने जाए। राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक कंपेंसेशन अगर वो प्रोडक्ट ख़राब निकले। दिस आवर राइट्स। देन हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कंज्यूमर्स के देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, हमें अवेयर रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंट, हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी परचेज डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंटली थिंक करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो आपको बोलना चाहिए, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एंड अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपको कोई कंप्लेंट दिखे तो आप उस कंप्लेंट को सामने पेश कीजिए, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। एंड ये जो थैंक यू का मैंने थीम दिया है ये है होली का थीम। होप आप लोग होली में एंजॉय किए एंड अ हैप्पी होली बीइंग लेट। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।